दोस्तों जय हिंद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जैसा कि कहा कि जियो पॉलिटिक्स में हमेशा कोई ना कोई हलचल चलती रहती है। अभी हाल में ही कल ही रूस के कजान में ब्रिक्स का एक जो समिट थी उसका समापन हुआ और ये भारत के लहजे से ये जो समिट थी ये बहुत ही एक क्रिटिकल समिट थी और भारत ने इसमें 4 ऐसे मेन पिलर हैं जिनके ऊपर भारत की रणनीति, जिसको कई लोग मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, पर अगर हम मास्टर स्ट्रोक तो तब होता है जब उसके नतीजे सामने आते हैं। कुछ एक नतीजे सामने नजर आने लगे हैं, किंतु हम ये देखेंगे कि भारत ने ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 मुद्दे हैं, इनके ऊपर क्या रणनीति अपनाई है और इस रणनीति के तहत भारत ने इस समिट में क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं और उसके रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे भारत ने उसको कैसे मैनेज किया है, कैसे हैंडल किया है और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले आप देखें कि आज की तारीख में जो सबसे पहले मेन मुद्दा है कि अगर आज यूएस या वेस्ट के अगेंस्ट कोई एक इंटरनेशनल ग्रुप या फोरम सामने नज़र आ रही है बढ़ चढ़कर, तो वो ब्रिक्स है। 38 कंट्रीज़ का जो ये एक ग्रुप बना है, इसमें भारत एक फाउंडिंग मेंबर है और जाहिर सी बात है कि एज अ फाउंडिंग मेंबर भारत इसमें बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। तो भारत ने जो यूएस ने आज भारत के ऊपर छिछोरी हरकतों से द्वारा कनाडा को आगे किया है, डस्टबिन ट्रूडो को आगे किया है अपना एक प्रॉक्सी बनाकर, और जो है वो निज्जर या ग्रुप पन्नू जो है उनका एक फालतू का मुद्दा उठाकर जो है भारत को इंटरनेशनली थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की है। तो भारत ने ये क्लियर कट मैसेज दिया है यूएसए को, जो पहला रणनीति के हिसाब से, कि भारत की इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी है वो जारी रहेगी और अगर यूएस भारत को इस ढंग से आइसोलेट करने की कोशिश करेगा इंटरनेशनली, तो भारत भी उसका जवाब जो है ऐसे जो ब्रिक्स जैसा जो मजबूत संगठन है उसके हवाले से देगा। और ना सिर्फ एक ये मैसेज गया है यूएसओ को और वेस्ट को, बल्कि भारत में इसमें जो है जो डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का अल्टरनेट इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है, इसको भी भली भांति इसके बारे में डिस्कशन किया है। भारत का ये मानना है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो है एक यूएसए की हेजेमनी अकेले जो है उसकी, जिसको हम कहें कि दादागिरी है, वो नहीं चलेगी। और एक चाइना को भी भारत ने जो है इस ब्रिक्स में एक मैसेज दिया है कि अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी करेंसी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले इंटरनेशनल ट्रेड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में, तो भारत की करेंसी भी उतनी ही मजबूत है। भारत को भी चाइना के साथ साथ जो है भारत की जो करेंसी है उसको भी इंटरनेशनली वो पहचान मिलनी चाहिए। अगर ब्रिक्स रिलेटेड कोई करेंसी होती है तो उसमें भारत का भी उतना ही योगदान होगा या उतनी ही उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी जितनी की चाइना की। तो ये एक पहली रणनीति है, ये क्लियर हो गया है कि जो यूएसए वेस्ट की जो हेजेमनी है उसके अल्टरनेट में ब्रिक्स खड़ा हो गया है और ब्रिक्स लगातार मजबूत होता जा रहा है। 2000 के बाद जो है आज 2024 में, इतने सालों में, 24 सालों में ब्रिक्स लगातार देश इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ये देश, चाहे यूएस ने इनको कितना भी धमकाया हो कि आप ब्रिक्स में पार्टिसिपेट ना करें, 38 देशों में सिर्फ एक देश ऐसा है यूएई, जिसमें मोहम्मद सलमान है, जो यूएस के प्रेशर में आ गए और वो यहाँ पर आए नहीं। उसके अलावा जितने बाकी देश थे, चाहे वो अफ्रीकन हो चाहे और कोई देश हो, वो सारे के सारे 37 देश के जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो इसमें सम्मिलित हुए थे। इससे पता लगता है कि यूएस की जो एक प्रकार के जो धमकी देके और सबको डराने की आदत है वो अब काम नहीं कर रही है और भारत उसको सक्सेसफुली लीड कर रहा है। दूसरी बड़ी यूनिक एक चीज़ जो इस समिट में हुई है वो है समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रो डिप्लोमेसी। भारत और रूस में मिलकर एक जो है स्पेस कंसोर्शियम, लूनर स्पेस कंसोर्शियम, इन दोनों ने आपस में इसके ऊपर डिस्कशन किया है, जिसके तहत एक यूनिक नई पहल होगी जिसमें कि भारत और रशिया मिलकर एक माइक्रो मॉड्यूलर रिएक्टर एक जो है वो उसको
बनाने में सहमत हुए हैं। ये माइक्रो मॉड्यूलर रिएक्टर जो है ल्यूनर स्पेस में चांद पर जाकर कार्रवाई करेगा और इसकी जो अभी इनिशियल जो इसमें थोड़ी बहुत जो डिटेल सामने नजर आई हैं, तो ये 0.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और ये भारत और रूस का एक यूनिक मिशन होगा। एक एक यूएसए की कंपनी है ओक्लो इंक करके। ओक्लो इंक ऐसी कंपनी है जो साइलेंटली एक जो है इसी प्रकार के प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसमें कि वो 1.5 मेगावाट का मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भारत और रसिया ने ये किया है कि इंस्टेड ऑफ 1.5 दे आर ट्राइंग फॉर 0.5, ताकि एक जो है इनिशियली एक्सपेरिमेंटल स्टेज के ऊपर, क्योंकि दिस इज एक्सपेरिमेंटल फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो एक्सपेरिमेंटल के तौर पर इसको जो है ल्यूनर स्पेस में उतारा जाए और एक बार अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल आता है तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो है दोनों देशों ने आपस में फैसला लिया है इस समिट के दौरान। और इस समिट में भारत और रूस के अलावा फिलहाल और कोई देश शामिल नहीं है। रूस ने इनफैक्ट बहुत केयरफुली इसमें भारत को चुना है। रूस ने इसमें रसिया को भी इन्वाइट नहीं किया, चीन को भी इन्वाइट नहीं किया है। इनफैक्ट चीन खुद एक इंटरनेशनल लूनर स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें उन्होंने रसिया को इन्वाइट किया था। पर चीन की जो काम करने का जो व्यवहार, इंटरनेशनली व्यवहार करने का तरीका है, वो सबने देखा है कि चीन जो है वो अपने आप को ऊपर रखकर और दूसरे देशों को जो है वो उनकी इम्पोर्टेंस को ना समझते हुए, जैसे कि उनका जो ये प्रोजेक्ट है टू इंटरकनेक्टिविटी वाला जो चीन जो है कॉरिडोर एस्टेब्लिश कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें चीन दूसरे देश में जाकर और उनको बताता है कि आपको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम बनाएंगे और वो हमारे हिसाब से बनेगा। तो रूस और भारत इस प्रकार की, अब रूस और भारत तो वो अफ्रीका के भूखे नंगे देश नहीं है जिनके ऊपर चीन इस ढंग से अपना जो है वो डिक्टेटरशिप दिखा सके। तो रूस ने साइलेंटली उस चीज़ को नकार दिया है और रूस को इस चीज़ की समझ है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है खुद की, और वो इसके ऊपर अब भारत के साथ, जैसे कि मैंने बताया, काम करने का प्लान कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट मैसेज भारत ने ब्रिक के थ्रू जो दिया है इस समिट में, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत अब जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन या ग्लोबल साउथ की बात करने में जो है सबसे आगे है। इट इज चैंपियनिंग दिस कॉज एंड दिस इज स्ट्रेट अवे चैलेंजिंग द इंटायर ग्लोबल सिनेरियो। अभी तक क्या था, एक नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन की बात होती थी। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन वाज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ आफ्टर द कोल्ड वॉर गॉट आउट, क्योंकि जो नॉर्थ के देश हैं उनका ये मानना था कि जो साउथ ग्लोबल की कंट्रीज़ हैं, जो प्लेनेट में साउथ की तरफ जो कंट्रीज़ हैं, उनको वो क्योंकि एक टाइम पे नॉर्थ की कंट्रीज़ ने उनके ऊपर राज किया है, तो उनको सब कुछ बताना, उनको उनके साथ कॉपरेशन करना, वो नॉर्थ की हेजेमनी है। नॉर्थ उसके ऊपर अपनी दादागिरी करता है। तो जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब नॉर्थ के जो है जो पावर एक्सटेंशन है उसका एक स्वरूप है। और नॉर्थ ये डिसाइड करता है कि किस कंट्री में क्या प्रोजेक्ट लेके आने हैं, कैसे उनकी डेवलपमेंट करनी है, क्या वहाँ पर काम होने हैं। अब भारत जो है कुछ सालों में, पिछले लगभग 10-12 सालों से भारत जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है। भारत ना सिर्फ उसकी बात कर रहा है, पर ऐसी कंट्रीज़ में जाके भारत अपनी जो भारत है उसके ऊपर भारत काम कर रहा है। जैसे बहुत सारी कंट्री में भारत की UPI को अपनाया है, जो UPI बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात चल रही है। भारत काफ़ी जो है चाहे ग्लोबल जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर साउथ साउथ की बात कर रहा है, और चाहे वो G20 है, चाहे UN है, अभी हाल में जो ब्रिक्स समिट है उसमें भारत ने साउथ साउथ की बात की है। इसके तहत एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भारत ने बात की है इस ब्रिक्स समिट में, जिसमें कि 2 मेन मुद्दों के ऊपर भारत ने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है, जिससे कि बेसिकली जो है वो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट और क्लीन एनर्जी, जो कि आज की तारीख में एनर्जी सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे संसार में, तो इसके ऊपर भारत ने साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेके बात की है। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक डिसीजन रहा है भारत का
चाहे इसका डायरेक्ट वेस्ट से कुछ लेना देना ना हो, पर भारत ये मैसेज इसलिए पहुंचा रहा है कि कल की तारीख में जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है भारत की, उसके बारे में वेस्ट में बात होगी। इनको मैसेज जाएगा सबको वेस्ट में कि भारत देखिए जो इंटरनेशनली अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। और इससे ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा जो स्टेक्स हैं उनके ऊपर लोग सीरियसली सोचेंगे, बल्कि जैसे भारत जो यूएन में परमानेंट सीट की दावेदारी है उसको और मजबूती मिलेगी। तो ये तीसरा मुद्दा था जिसको भारत ने इस्तेमाल किया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस ब्रिक्स समिट में। चौथा जो बहुत ही अहम और बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है, साउथ अफ्रीका में दो कंट्रीज हैं, इरिट्रिया और जिबूती। अब कुछ सालों से चाइना यहाँ पर इन दो कंट्रीज में अपना जो मसल पावर है उसको बढ़ा रहा है। वहाँ पर नेवल बेसिस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, मिलिट्री प्रेजेंस चाइना का वहाँ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी इस रीजन में इंटरेस्टेड है। अब भारत ने क्या किया है कि ये देखते हुए कि चाइना वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने इसके बगल में एक देश है इथोपिया। भारत ने जो चाइना ने इरिट्रिया और जिबूती में जो चाइना की हरकत हुई है उसके तहत इथोपिया, जो कि इरिट्रिया और जिबूती से बहुत बड़ा देश है, बहुत मानवा देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, उसमें भारत ने जो है उसको खड़ा कर दिया है, उसको ब्रिक्स का एक पार्टनर मेंबर बना दिया है। और इथोपिया में भारत ने जो है अपने जो भी वहाँ पर डिप्लोमेसी हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, ट्रेड रिलेशंस हो, तो इथियोपिया को भारत ने अपनी तरफ कर दिया है। और इथियोपिया इन दोनों देशों का एक नेबरिंग कंट्री है, बड़ी कंट्री है। तो भारत ने ये एक इसको मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि चाइना ने वहाँ पर जो है अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश की है, भारत ने उसके जवाब में ये कार्रवाई की है। जहाँ यहाँ तक कि चाइना को ये बात पसंद नहीं आई है। और जाहिर सी बात है कि तो जैसे कि जो संघाई कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें चाइना ने पाकिस्तान को एंट्री दिलाई थी, और पाकिस्तान वैसे भी बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो ब्रिक्स में भी जो है एंट्री करने की उन्होंने पूरी जद्दोजहद की, पूरी कोशिश की, पर उसका कोई नतीजा निकला नहीं और इंटरनेशनली किसी ने उसको सपोर्ट किया नहीं। जबकि भारत ने, जो चाइना ने पाकिस्तान को संघाई कॉपरेशन मूवमेंट में एंट्री कराई थी, उसके एवज में यहाँ पर इथियोपिया को ब्रिक्स का मेंबर बनवाया है। और जो चाइना ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपनी प्रेजेंस को, नेवल बेस को या मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश की, उसका एक अच्छा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक जवाब दिया है चाइना को। तो ये कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सोचा कि आपको नटशल में एक समरी मैं प्रेजेंट करूं। वैसे तो डिप्लोमेसी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर जो जो 4 भारत के पर्सपेक्टिव से बड़ी चीज़ें इस समिट में हुई हैं, उनका मैंने आपसे एक समराइज फॉर्म में डिस्कशन किया है। और अब देखना यह है कि इन सब के जो नतीजे हैं वो आगे जाकर क्या निकलते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने यूएसए को ये बात क्लियर कर दी है कि जो भारत है वो चाहे यूएसए की तरफ से कितना भी प्रेशर आए, चाहे वो चीप हथकंडे अपनाए भारत के खिलाफ, जो कि उन्होंने प्रॉक्सी कनाडा को खड़ा कर दिया है, ट्रूडो को खड़ा कर रखा है, और उसके अलावा वो जो वहाँ पर अपने ही वहाँ पर पन्नू को पाल कर और खड़ा कर रखा है। तो भारत ने ये जवाब दिया है कि आप अगर हमको इस ढंग से हमारी फॉल्ट लाइंस के ऊपर हमको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका आपको करारा जवाब दिया जाएगा। और ब्रिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या क्रेडिबल फोरम है जिसके थ्रू भारत ये सारे एफर्ट्स को लीड कर रहा है। और क्योंकि ब्रिक्स का, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत एक फाउंडिंग मेंबर है, तो भारत इसमें ये नहीं है कि अगर चाइना भारत से चाहे मिलिट्रली चाहे इकोनॉमिकली बड़ा देश है तो उसको भारत कोई छूट दे रहा है या उसको जो मन चाहा चीन करना चाह रहा है वो करने दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है और भारत को ब्रिक्स में जो है अच्छी सफलता हासिल हो रही है। और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भारत की बात को, भारत की क्रेडिबिलिटी को, भारत की पोजीशन को, भारत के बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रभाव को देख रही हैं, समझ रही हैं, और भारत को इसमें एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आगे भी हम जो भी इंटरनेशनल ग्लोबल या रीजनल लेवल पे इसके ऊपर जो भी आगे कोई
न्यूज़ आती है या कोई भी हलचल होती है उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।